चलिए तो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा आज का जो वीडियो है उसमें जो है हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले सीरोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। और ये जो सारे क्वेश्चन हैं वो हमारा रूमेटाइड अर्थराइटिस और एलाइजा टेस्ट इसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को क्लियर करते हैं इस एमसीक्यू के थ्रू। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच टेस्ट इज यूज टू डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ रूमेटाइड अर्थराइटिस। अब पूछा जा रहा है कौन सा टेस्ट किया जाता है रूमेटाइड अर्थराइटिस को डायग्नोस करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऐसे तो कुछ टेस्ट है जैसे कि हम लोग आरएफ फैक्टर करते हैं, यानी रूमेटाइड फैक्टर टेस्ट। ये जो रूमेटाइड फैक्टर टेस्ट जो होता है इसका इस्तेमाल भी किया जाता है रूमेटाइड अर्थराइटिस को पता लगाने के लिए। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग एग्लूटिनेशन को चेक करते हैं। ठीक है, एग्लूटिनेशन करते हैं और यदि एग्लूटिनेशन होता है तो इसका मतलब आरएफ जो है हमारा है पॉजिटिव है, रिएक्टिव है। तो अब लेकिन यदि यहाँ पे हमको स्पेसिफिक टेस्ट के बारे में पूछा जाए कि वो कौन सा स्पेसिफिक टेस्ट है जिसको किया जाता है रूमेटाइड अर्थराइटिस को पता लगाने के लिए, तो वहां पे फिर क्या हो जाएगा, उसका फिर आंसर हो जाएगा एंटी सीसीपी, एंटीबॉडी टेस्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एंटी सीसीपी एंटीबॉडी टेस्ट। ठीक है, अब ये एंटी सीसीपी एंटीबॉडी टेस्ट जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है रूमेटाइड अर्थराइटिस का पता लगाने के लिए, यानी स्पेसिफिक टेस्ट है ये। ठीक है, अब सबसे पहले आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा एंटी सीसीपी में सीसीपी का जो फुल फॉर्म है वो क्या होगा। तो सीसीपी जो है हमारा है साइक्लिक साइट्रोलिनेटेड पेप्टाइड। ठीक है, साइक्लिक साइट्रोलिनेटेड पेप्टाइड। ये एंटीबॉडी जो होता है ये वैसे पर्सन जो रूमेटाइड अर्थराइटिस से ग्रसित पर्सन है, यानी वैसे पर्सन जिनको रूमेटाइड अर्थराइटिस हो रखा है, तो उनके बॉडी में 60 to 80% जो है ये पाया जाएगा एंटी सीसीपी। ठीक है, ये जो एंटी सीसीपी है साइक्लिक साइटोलिनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडी, ये जो है ये पाया जाएगा। ठीक है, तो एंटी सीसीपी जो टेस्ट हमारा है आपको देख सकते हैं, एंटी सीसीपी एंटीबॉडी टेस्ट, तो ये किया जाता है रूमेटाइड अर्थराइटिस का पता लगाने के लिए। ठीक है, चलिए आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि पूछा जाता है रूमेटाइड अर्थराइटिस से रिलेटेड स्पेसिफिक टेस्ट पूछेगा तो आपको बताना है एंटी सीसीपी एंटीबॉडी टेस्ट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ रूमेटाइड अर्थराइटिस। आपको पूछा है रूमेटाइड अर्थराइटिस का जो पहला स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइनोवाइटिस। जो साइनोवाइटिस है ये इसका फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, साइनोवाइटिस के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे क्या होता है, ये इसका जो सिम्टम होगा, यानी फर्स्ट स्टेज है तो आपको पता है कि माइल्ड सिम्टम होंगे, तो यहाँ पे भी क्या होता है, माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। तो सिम्टम्स में क्या सिम्टम्स में दिखेगा, तो सबसे पहले जो ज्वाइंट पेन है ये इसके अंदर आ जाएगा, ज्वाइंट में पेन और ज्वाइंट स्टिफनेस। ठीक है, ज्वाइंट स्टिफनेस। ठीक है, ज्वाइंट स्टिफनेस आ जाएगा। और सबसे पहला जो मेन इंपॉर्टेंट जो बात है, ये इफेक्ट किस किस पार्ट को करता है, तो जो फिंगर है ना, हैंड के फिंगर, उसको ये इफेक्ट करेगा। ठीक है, एंकल, नीज, इन सबको ये इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे यहाँ पे साइनोवाइटिस यदि हम बोल रहे हैं तो साइनोवाइटिस कैसे हुआ होगा इसको समझते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो अटैक करता है ज्वाइंट टिश्यू को। ठीक है, किसको करेगा, तो ज्वाइंट टिश्यू को करेगा। जैसे ये ज्वाइंट है, तो यहाँ पे जो टिश्यू प्रेजेंट है इसको करेगा ये सबसे पहले, इसके ऊपर जो हमारा इम्यून सिस्टम है इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, अब इसके ऊपर अटैक करने की वजह से क्या होता है, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है ये क्या होगा, ये स्वेल अप हो जाएगा। अब ये इसके स्वेल अप होने की वजह से जो है यहाँ पे इन्फ्लेमेशन जो होगा उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, ज्वाइंट्स में क्या काफी पेन होता है। तो साइनोवाइटिस जो होता है, साइनोवाइटिस में यहाँ पे क्या होता है, जो साइनोवियल जो
जॉइंट्स है वहां पे क्या होगा, यहाँ पे पेन, काफी पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, स्वेल अप हो जाते हैं। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अब लेकिन एक बात और, इससे यदि और भी क्वेश्चन राइज हो सकते हैं, ये तो फर्स्ट स्टेज है, मान लेते हैं। यहाँ फर्स्ट स्टेज नहीं पूछ के यदि सेकेंड स्टेज के बारे में पूछा जाए कि सेकेंड स्टेज फिर कौन सा होगा, तो यदि सेकेंड स्टेज के बारे में हमसे पूछा जाता है तो सेकेंड स्टेज हमारा क्या हो जाएगा, पेनस। ठीक है, पेनस जो है ये है क्या है, सेकेंड स्टेज है। थर्ड स्टेज यदि पूछा जाएगा तो ये क्या है, तो थर्ड स्टेज हमारा हो जाता है एंकोलाइसिस। ठीक है, एंकोलाइसिस जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेज हो जाएगा। ऐसे फाइब्रस एंकोलाइसिस इसको कर सकते हैं। और यदि फोर्थ स्टेज या फाइनल स्टेज के बारे में यदि बात किया जाए तो फाइनल स्टेज इसका जो हो जाएगा, यानी फोर्थ स्टेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बोनी एंकोलोसिस। ठीक है, बोनी एंकोलोसिस जो है ये इसका फोर्थ या फाइनल स्टेज इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 तो हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है व्हाट इज द न्यू ट्रीटमेंट फॉर रूमेटाइड अर्थराइटिस। न्यू ट्रीटमेंट पूछा जा रहा है रूमेटाइड अर्थराइटिस के लिए, तो इसका जो न्यू ट्रीटमेंट है वो क्या हो जाएगा, ओलो ओलोकिजुमेब। ठीक है, ये ओलोकिजुमेब जो है इसका न्यू ट्रीटमेंट है। ओलोकिजुमेब ये जो ट्रीटमेंट है ये काफी कारगर ट्रीटमेंट है रूमेटाइड अर्थराइटिस के लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है ओलोकिजुमेब जो है ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यू ट्रीटमेंट जो कि काफी कामयाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। व्हाट इज द सेफेस्ट ट्रीटमेंट फॉर रूमेटाइड अर्थराइटिस। अब एक आता है सेफेस्ट ट्रीटमेंट जिसमें कोई खतरा नहीं, काफी सेफ ये ट्रीटमेंट माना जाता है। तो ये कौन सा है, तो एक इसका जो ये जो हमारा ट्रीटमेंट हो जाएगा मिथोट्रेक्सिट। ठीक है, ये जो मिथोट्रेक्सिट जो ट्रीटमेंट है ये क्या होता है, सेफेस्ट ट्रीटमेंट इसको माना जाता है, मेथोट्रेक्सिट। तो मेथोट्रेक्सिट जो ट्रीटमेंट है ये सेफेस्ट ट्रीटमेंट रूमेटाइड अर्थराइटिस के लिए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है वो बेस्ट विटामिन कौन सा है रूमेटाइड अर्थराइटिस के लिए। तो बेस्ट विटामिन के बारे में यदि हम बात कर लेते हैं तो बेस्ट विटामिन हमारा क्या हो जाएगा, विटामिन B6। विटामिन B6। ठीक है, विटामिन B6 को माना जाता है बेस्ट विटामिन। ठीक है, चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मल CRP लेवल इन रूमेटाइड अर्थराइटिस। CRP टेस्ट भी रूमेटाइड अर्थराइटिस के लिए किया जाता है। तो CRP में पूछा जा रहा है कि नॉर्मल जो CRP लेवल होगा रूमेटाइड अर्थराइटिस में वो कितना होगा। तो ये आपको याद रखना है कि ये बिलो 3.0 mg/L ये हमारा होना चाहिए, इतना होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्या है, नॉर्मल लेवल है रूमेटाइड अर्थराइटिस का। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है व्हाट विटामिन डिफिशियंसी काउज अर्थराइटिस। पूछा जा रहा है कौन से विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से जो है अर्थराइटिस होता है। तो काफी आसान सा क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। ठीक है, वो पता है ना, विटामिन डी की यदि कमी होगी बॉडी में तो वहां पे फिर जॉइंट्स पेन, जो बोन है वो भी धीरे धीरे काफी वीक हो जाएगा। तो विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको याद रखना है विटामिन डी जो है उसके डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है, अर्थराइटिस होता है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ELISA allowed for rapid screening and quantification of the presence of dash in sample। जो ELISA है वो अलाउ करता है रैपिड स्क्रीनिंग को और क्वांटिफिकेशन, क्या क्या प्रेजेंट होगा उस किसकी स्क्रीनिंग को पता करते हैं। तो यहाँ पे ELISA में जो है हम लोग एंटीजन, ठीक है, एंटीजन की स्क्रीनिंग करते हैं। ठीक है, एंटीजन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंटीजन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं।
व्हाट इज द रोल ऑफ गोट एंटी रैबिट आईजीजी हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज कंजुगेट इन द एक्सपेरिमेंट। अब इसमें इसका रोल क्या है? गोट एंटी रेबिट आईजीजी हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज, ये जो कंजुगेट है उसका क्या रोल है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका रोल क्या है? ये वर्क करता है एज अ सेकेंड एंटीबॉडी, सेकेंड एंटीबॉडी। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, सेकेंड एंटीबॉडी, सेकेंडरी एंटीबॉडी किसको कहते हैं, ठीक है। तो एज ए सेकेंड एंटीबॉडी ये वर्क करता है, ठीक है। ये प्राइमरी एंटीबॉडी से अटैच हो जाता है सेकेंड एंटीबॉडी, तो ये इसका काम होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू स्टॉप द रिएक्शन बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट व्हाट प्रोसेस इज नीडेड। अब पूछा जा रहा है कि स्टॉप करने के लिए जो रिएक्शन एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में हो रहा होता है तो कौन से प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड को सैंपल में ऐड करेंगे। ये स्टेप में क्या होता है, ऐड स्ट्रॉन्ग एसिड टू सैंपल, ठीक है। अब बात आता है कि आखिरकार कौन सा एसिड को ऐड करना है, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसको ऐड करते हैं सैंपल में ताकि जो एंजाइम रिएक्शन है उसको हम लोग रोक सकें, ठीक है। ये आपको याद रखना है, H2SO4 is added to sample to stop the enzyme reaction, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। In which type of ELISA antibody is coated on the microtiter well? आपको पूछा जा रहा है वो कौन से टाइप के ELISA जो हैं जिसमें कि जो एंटीबॉडी होते हैं वो कोटेड होते हैं। किसे कोटेड होते हैं? तो माइक्रोटाइटर जो प्लेट होता है उसमें एंटीबॉडी कोटेड होते हैं। तो एंटीबॉडी से जो कोटेड होता है वो किसमें होता है, तो ये हो जाता है सैंडविच एलाइजा में, सैंडविच एलाइजा, ठीक है। तो सैंडविच एलाइजा में आपको याद रखना है कि एंटीबॉडी जो होता है उससे कोटेड होता है माइक्रोटाइटर वेल, ठीक है। यदि आपने एलाइजा टेस्ट लगाया होगा तो उसमें माइक्रोटाइटर वेल होते हैं बहुत सारे। उसमें क्या होता है, जो सैंडविच एलाइजा होता है उसमें एंटीबॉडी से जो होता है उसको कोटेड किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच टाइप ऑफ एलाइजा एंटीजन इज कोटेड टू द माइक्रोटाइटर वेल। इसमें क्या, पहले वाले में क्या था, एंटीबॉडी था, अब इसमें क्या है, एंटीजन है, एंटीजन से कोटेड किया जाता है। किसमें एंटीजन से कोटेड किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनडायरेक्ट एलाइजा, ठीक है। जो इनडायरेक्ट एलाइजा होता है इसमें क्या होता है, एंटीजन से कोट किया जाता है, किसको, माइक्रोटाइटर वेल को। एकदम अच्छे से याद रखना है कि जब इनडायरेक्ट होगा तो उसमें एंटीजन से कोट किया जाएगा, सैंडविच होगा तो वहां पे एंटीजन की जगह एंटीबॉडी होगा माइक्रोटाइटर वेल को कोडेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच सॉल्ट सॉल्यूशन इज यूज्ड एज अ बफर फॉर वॉशिंग इन एलाइजा। एलाइजा में वॉशिंग सॉल्यूशन के रूप में हम लोग जो है कौन से बफर सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन ये पूछे भी जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीबीएस। अब पीबीएस क्या है भाई, तो पीबीएस जो है फॉस्फेट बफर्ड सेलाइन, ठीक है, फॉस्फेट बफर्ड सेलाइन, इसका इस्तेमाल करते हैं एज ए वॉशिंग सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये काफी बैलेंस सॉल्ट सॉल्यूशन होता है और मोस्ट कॉमनली यूज बफर होता है वॉशिंग के लिए, ठीक है, एलाइजा में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीएच ऑफ फॉस्फेट बफर्ड सेलाइन। जो फॉस्फेट बफर्ड सेलाइन है उसका पीएच कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसका जो पीएच होता है ये होता है, पीएच कितना होगा, तो 7.2, ये याद रखना है, पीएच कितना होगा, 7.2। क्लियर। चलिए आज का जो आखिरी क्वेश्चन है वो अब हम देख लेते हैं। इससे क्या है कि आपके सीरोलॉजी से रिलेटेड, यदि एलाइजा टेस्ट से रिलेटेड
या आपके रूमेटॉइड अर्थराइटिस से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है तो ये आपके कवर अप हो चुके हैं, तो काफी आसानी से आप इसके जवाब भी दे पाओगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज टीएमबी क्रोमोजन। अब टीएमबी क्रोमोजन जो है इसके बारे में पूछा जाता है, टीएमबी क्रोमोजोन क्या है। तो टीएमबी क्रोमोजन जो है सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो ये जो हमारा है ये है टेट्रामिथाइल बेंजीडाइन इसको हम लोग बोलते हैं टीएमबी। ठीक है, अब ये टीएमबी क्या है, आप इसको बोल सकते हैं क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है। ठीक है, ये क्या है, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। और इसका इस्तेमाल किया जाता है स्टनिंग प्रोसीजर में। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना है कि जैसे नाम से पता चलता है क्रोमोजेन है तो मतलब कलर प्रोवाइड करेगा, तो इस कारण से इसका इस्तेमाल किया जाता है एज ए क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के रूप में। ठीक है, किसके लिए, तो स्टैनिंग प्रोसीजर में इस्तेमाल करने के लिए, ये भी याद रखना है, स्टैनिंग प्रोसीजर। ठीक है, स्टैनिंग प्रोसीजर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है इम्यून केमिस्ट्री में। ठीक है, इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री, इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ स्टैनिंग मटेरियल या क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के रूप में। ठीक है, और इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग विजुअलाइजिंग रिएजेंट के रूप में भी। कई बार ऐसा पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि विजुअलाइजिंग रिएजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है एलाइजा टेस्ट में, किसका किया जाता है, तो टीएमबी क्रोमोजेन, ये आपको याद रखना है। तो ठीक है, याद रखना है विजुअलाइजिंग रिएजेंट। तो विजुअलाइजिंग रिएजेंट के रूप में हम लोग एलाइजा में इस्तेमाल करते हैं इसका। ठीक है, समझ में आ गया। एलाइजा का फुल फॉर्म आप लोगों को अच्छे से भी पता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट है। तो आई थिंक आज का जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, और इसे यदि कोई क्वेश्चन एराइज होते हैं एग्जाम में तो आप इसके जवाब जो है अच्छे तरीके से दे पाओगे। तो आज का वीडियो बस यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो माइक्रोबायोलॉजी से जो रिलेटेड कुछ आपके टॉपिक हैं जो एमपी एनएचएम के लिए और दूसरे जो स्टेट एनएचएम के एग्जाम होने वाले हैं, उससे जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में आने की जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले आपको जो है प्रिपेयर करेंगे। तो आप जो है आपको कैसे क्वेश्चन चाहिए और भी किस टॉपिक में मुझे वीडियो बनाने चाहिए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।